अगर आप कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं जहां आप कनाडा में स्टडी वीज़ा पे बैठे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टडी वीज़ा से रिलेटेड या स्टूडेंट से रिलेटेड जो बड़ी चेंजेस की गई हैं, जो नए रूल्स हैं, वो सारे के सारे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ताकि 2026 में अगर आप किसी तरीके की कोई ऐसी स्टडी को लेकर एक्टिविटी करने वाले हैं तो आपको रूल्स का पता हो सके। आप अपने स्टडी परमिट को चाहे एक्सटेंशन डालना है चाहे नया अप्लाई करना है, आपको पता चल सके कि ये रूल जो है नए हैं, ये इस तरीके से होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। सबसे बड़ी चेंज जो है वो कनाडा ने स्टडी परमिट पे कैप जो है वो लगा दिया है। इससे पहले हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि स्टडी परमिट को लिमिट कर दिया गया हो, उनकी गिनती को लिमिट कर दिया गया। यहां तक बड़ा कैप लगाया गया है कि 2025 में जो है वो टारगेट था 3 लाख, यानी कि 3 लाख नए लोगों ने, स्टूडेंट्स ने कनाडा में अराइवल करना था। लेकिन टोटल 1,15,000 स्टडी परमिट जो है, जो आउटसाइड कनाडा में बैठे हैं, जिन्होंने कनाडा में आना था, उनको इशू किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं पे बड़े गिनती में ये कैपिंग की गई है। 2026 का जो आउटसाइड कनाडा का टारगेट है वो सिर्फ 1,55,000 रखा गया है। लेकिन कितनों को इशू होता है वो एक अलग बात है। मैक्सिमम जो इशू होना है वो 1.5 लाख होना है आउटसाइड कनाडा का। तो कहीं किसी टाइम पे ये 4.5 लाख हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ी लेवल पे जो है वो स्टडी परमिट पे कैपिंग की गई है। इसका सीधा असर जो है एप्लीकेशंस के रिजल्ट पे पड़ने वाला है। इस तरीके से पहले सक्सेस रेट या अप्रूवल रेट बहुत हाई होता था, अब कैपिंग की वजह से ये काफ़ी लो देखने को मिल भी रहा है और आने वाले दिनों में भी ये ऐसे ही मिल सकता है। दूसरी जो बड़ी चेंज की गई है कि कनाडा ने पहल इंट्रोड्यूस किया था। पहल का मतलब होता है प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर। इसको इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था, जो मैंने आपको गिनती बताई है, ताकि उसको ट्रैक किया जा सके किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी को कितने पहल देने हैं, ताकि उतने ही स्टूडेंट एप्लीकेशन जो है वहां पे जो है वो अप्लाई हो सके। अब जैन 2026 से अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हैं या पीएचडी स्टूडेंट हैं और किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है तो आपको पहल की जरूरत नहीं है। ये वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको पहल से बाहर रखा गया है। इसका सीधा मायना यह है कि अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में मास्टर लेते हैं तो आपके वीज़ा चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं एज़ कंपेयर टू जिन लोगों पे पहल की रिक्वायरमेंट जो है वो आती है, क्योंकि आप उस गिनती में नहीं आते हैं। तो अगर आप किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको विदाउट पहल जो है आप अपना वीज़ा लगा सकते हैं, आपके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसके बाद जो है वो अभी रिसेंटली एक बड़ी चेंज अनाउंस की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जैसे आप कनाडा में किसी प्रोग्राम के लिए बैचलर या मास्टर के लिए जाते हैं, आप किसी वजह से आप उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाते हैं तो आपको फाउंडेशन या प्री रेक्विजिट प्रोग्राम लग जाता है। पहले आपको वो 3 महीने का या जितना भी टाइम का है वो करना पड़ता है। उसके बाद आपको मेन प्रोग्राम बैचलर या मास्टर में एडमिशन मिलता है। पहले क्या था, वो प्री रेक्विजिट प्रोग्राम के साथ ही आपको पूरा का पूरा परमिट मिल जाता था। लेकिन अब उस स्टडी वीज़ा की लेंथ जो है उसको कम कर दिया गया है। अगर आप किसी फाउंडेशन कोर्स के लिए प्री रेक्विजिट के लिए जाते हैं तो जितनी उसकी लेंथ है, मान लीजिए उसकी लेंथ 3 महीने है, तो 3 महीने प्लस 90 डेज आपको दिया जाएगा। ये स्टडी परमिट आपको स्टार्टिंग में दिया जाएगा। जब आपका प्री रेक्विजिट प्रोग्राम वो कंप्लीट हो जाएगा तो मेन प्रोग्राम के लिए आपको फिर से स्टडी परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। तो दो बार आपको स्टडी परमिट लेना पड़ेगा। अगर आप पे कोई ईएसएल प्रोग्राम लगता है, कोई फाउंडेशन प्रोग्राम लगता है, कोई ऐसा प्रोग्राम लगता है जो मेन प्रोग्राम में एंट्री के लिए आपके लिए रिक्वायर्ड है, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अब आपको जो है पूरा लेंथ का जो है वीज़ा नहीं मिलेगा, आपको शॉर्ट लेंथ का वीज़ा मिलेगा। मेन प्रोग्राम के लिए फिर से अप्लाई आपको करना पड़ेगा। इसके बाद कनाडा ने एक और बड़ी जो है चेंज इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें अगर आप कनाडा के अंदर अपना डीएलआई चेंज करते हैं, जिसको कॉलेज यूनिवर्सिटी को जो नंबर दिया होता है, तो अगर वो डीएलआई आप चेंज करते हैं तो आपको अब स्टडी परमिट नए सिरे से जो है वो अप्लाई करना होगा। मान लीजिए आप इंडिया से किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज या कोर्स के लिए जाते हैं, अगर आपको लगता है
कि मैंने इस कॉलेज में नहीं रहना है, मैंने डीएलआई चेंज करना है, कॉलेज को चेंज करना है, तो आपको कनाडा के अंदर से अपना स्टडी परमिट फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, सारा प्रोसेस फिर से होगा। जब आपको स्टडी परमिट इशू हो जाएगा दूसरे कॉलेज का, तभी आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। ये चीज़ जो है बड़े लेवल पे इम्पैक्ट किया है इसने, क्योंकि इससे पहले स्टूडेंट वहाँ पे जाते थे, अगर उनकी सेटिंग नहीं बैठती थी किसी प्रोग्राम में, किसी कॉलेज में, तो बड़े आराम से वो जो है अपना चेंज कर लेते थे, जो आईआरसीसी को वो इन्फॉर्म कर दिया जाता था। लेकिन अब आपको नया स्टडी परमिट लेना होगा, ये अब नया रूल है, ये अब नई कंडीशन है, इसको आपने ध्यान देना है, नोट कर लेना है। इसके बाद जो है पीजीडब्ल्यूपी अब हर एक के लिए नहीं रहा है। पीजीडब्ल्यूपी, जिसको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी कहते हैं, जो आपको स्टडी के बाद मिलता है। अगर आप 2 साल या उससे ज़्यादा की स्टडी कनाडा में करते हैं तो 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। अगर आप 1 साल की स्टडी करते हैं तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो अब ये जो वर्क परमिट है ये सबके लिए नहीं है, इसमें एक लिस्ट दी गई है। ये वो स्टडी प्रोग्राम है जो अगर आप लेते हैं तभी आपको पीजीडब्ल्यूपी मिलेगा। अगर उस लिस्ट के बाहर कोई भी आप स्टडी प्रोग्राम लेते हैं तो आपको पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। जब भी आपने अपना स्टडी प्रोग्राम चूज करना है तो मेक इट श्योर कि वो उस लिस्ट में से हो जिसमें आपको पीजीडब्ल्यूपी मिल सकता है। अगर आपने गलती कर ली तो आपको स्टडी कंप्लीट करके कनाडा से वापस लौटना पड़ेगा, आपको पीजीडब्ल्यूपी नहीं दिया जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं पता है इस चीज़ के बारे में, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिए गए हैं, आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या मेरा स्टडी प्रोग्राम जो है वो पीजीडब्ल्यूपी के लिए एलिजिबल है या नहीं है। इसके बाद जो है स्पाउस वीज़ा वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि इससे पहले कनाडा में अगर आप कनाडा में पढ़ने जाते थे तो आप स्पाउस अपना जो है वीज़ा अप्लाई कर सकते थे, आपका स्पाउस आपको ज्वाइन कर सकता था, जिसके लिए मोटी मोटी रिक्वायरमेंट आपकी थी कि आपकी जो है रिलेशनशिप जेन्युइन होना चाहिए था। लेकिन पिछले साल जो है वो कनाडा ने एक बड़ी चेंज की, जिसमें कनाडा ने जो है वो उन्हीं स्टूडेंट्स को, जिन स्टूडेंट्स की मास्टर प्रोग्राम है या पीएचडी है या सर्टन बैचलर प्रोग्राम है, उन्हीं को अलाउ किया कि आप ही सिर्फ स्पाउस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। आप अपने स्पाउस को जो है इनवाइट कर सकते हैं कनाडा में, बाकी सबको स्पाउस कैटेगरी से निकाल दिया गया। तो अगर आपने कनाडा में अपने स्पाउस को इनवाइट करना है डिपेंडेंट वीज़ा पे, तो ये ज़रूरी है कि आप मास्टर्स प्रोग्राम लें। आप कोई और प्रोग्राम लेते हैं, डिप्लोमा लेते हैं, पीजी प्रोग्राम लेते हैं, जहाँ आप कोई बैचलर प्रोग्राम लेते हैं, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अगर कनाडा का स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है तो ये कंडीशन है कि आप मास्टर या पीएचडी प्रोग्राम में होने चाहिए, तभी आप अपने स्पाउस को इनवाइट कर सकते हैं। तो ये वो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो पिछले कुछ अरसे में चेंज किए गए हैं। अगर आप 2026 में स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या वहाँ पे बैठे हैं, अपना डीएलआई चेंज कर रहे हैं, स्पाउस को बुलाना है, तो इन कंडीशंस का आपने खास ख्याल रखना है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ही आपका स्टडी वीज़ा अप्लाई होगा, इसी के अकॉर्डिंग ही आपका स्पाउस वीज़ा अप्लाई होगा। अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं होंगी तो आपकी फाइल जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर इन कंडीशंस के बारे में और डिटेल में जानना है, हमारे नंबर नीचे दिए गए, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी तरीके से इन रूल्स में कोई आपको जो है अभी भी कोई डाउट है, जहाँ आपका केस ऐसा है जो इन रूल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।